गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे पार्ट आने वाले हैं चैप्टर्स के। अब मैं वन शॉट नहीं डालूंगा, चैप्टर को क्लियर धीमे धीमे करूंगा, मतलब टॉपिक वाइज करूंगा। एक टॉपिक क्लियर करूंगा, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टॉपिक क्लियर करूंगा, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हमारा पैटर्न अब रहने वाला है। ठीक है, पहले सारे वन शॉट्स जो मिलते थे अब वैसे अभी नहीं मिलेंगे फिलहाल, अगर चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। बट अभी जो पैटर्न रहने वाला है वो वैसा रहेगा कि कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए, जैसे अगर मान लो कि एनसीईआरटी से आप चल रहे हो तो एक्सरसाइज कोई सपोज करो फर्स्ट चैप्टर है तो 1.1 से पहले तक के जितने भी टॉपिक होंगे उसको एक बार में थ्योरेटिकल सारा बता दूंगा, कैसे क्वेश्चंस लगेंगे वो बता दूंगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइजेस पे हम लोग आ जाएंगे। एक्सरसाइजेस भी हम साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कतें वगैरह ना हो। तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या भाई? तो सर हम लोगों ने तो वो सब पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया सर? तो देखो, जैसा कि नाम बता रहा है कॉम्प्लेक्स, वैसा ही ये थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर बताता है जहाँ पे कुछ तो सर रियल नंबर्स भी होंगे और कुछ हमारे इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाएंगे। तो वैसे नंबर्स को हम क्या कह देंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह देंगे। सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जरा आप देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन से सोचते हैं। क्वेश्चन से जरा ये बताओ, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, सपोज करो x² + 1 = 0। जरा इसके मेरे को जीरोस बताओगे क्या? रूट्स बता सकते हैं इसका क्या? सर रूट्स, हाँ रूट्स इसका बता दो जरा। रूट्स, जीरो, सॉल्यूशन सब तो एक ही होते हैं, तो जरा इसका रूट्स बता दो मेरे को, क्या क्या होंगे। सर ये तो x² + 1 = 0 है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये तो x² = -1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, x² = -1 हो जाएगा। सर किसी का भी स्क्वायर क्या माइनस में जा सकता है? नहीं सर, वो तो माइनस में जा ही नहीं सकता। तो इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। मतलब अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं तो आप कह दोगे सर नो जीरोस, कोई भी इसके जीरोस नहीं होने वाले हैं। बट अगर मैं कहूं नहीं नहीं इसके जीरोस होंगे तो आप कहेंगे क्या सर उल्लू बना रहे हो क्या? शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, अगर किसी का स्क्वायर है तो वो कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। लेकिन यही यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो है बड़ा हलवा चीज, बस खाली नाम कॉम्प्लेक्स डाल रखा है। थोड़ा सा बस खाली इसके बारे में बताऊंगा, बाकी सब चीज अपने आप समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग जरा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर भैया है क्या चीज। तो बेसिकली हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कहाँ यूज करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। तो सर कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसे लगाना है या नहीं लगाना है? तो ये बताओ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्लास 9th में या क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट वगैरह पढ़े थे क्या? डिस्क्रिमिनेंट, हाँ सर। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, सपोज करो ax² + bx + c = 0, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है √b² - 4ac। तो मेरे भाई अगर ये √b² - 4ac रूट ओवर में होता है क्या? नहीं सर, रूट में नहीं होता है, सिर्फ b² - 4ac होता है। अरे भैया ये होता है ना, हाँ सर, रूट में थोड़ी होता है। हाँ, तो b² - 4ac होता है। तो मेरे भाई जहां पे भी ये b² - 4ac तुम्हारा <0 आ जाए तो समझ जाना कि भैया ये किसका सवाल है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। ठीक है, कब तक? जब तक क्लास 11th में पढ़ रहे हो तब तक। ठीक है, आगे फिर 12th में नहीं, सिर्फ क्लास 11th तक। बात समझ में आ गई क्या? तो जहां भी b² - 4ac <0 आ जाए तो समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, और इसी से हमारा कुछ ना कुछ होना है। ठीक है, अच्छा सर ये बता क्या रहा है? तो ये बताओ, जब भी ये आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके जो रूट्स होते थे वो होते थे -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये होता था -b ± √b/2a। और हमारा d हमेशा क्या होना चाहिए? सर > 0 होना चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा। अगर d < 0 हो जाता है तो सर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइंड ही नहीं था, तो हम रूट्स नहीं बता पाते थे। लेकिन भैया अगर रूट के अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम डिफाइन कर पाएंगे, और वैसे ही नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्लियर है क्या? तो हमें पता चल गया कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर लगाना कहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है। जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकाल रहा हूं, उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 आ रही है, तो वहीं पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लगने वाला है। क्लियर? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाते कैसे हैं। तो कोई भी नंबर, ध्यान देना, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है a
प्लस आई बी के फॉर्मेट में, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, जहां पे ए और बी क्या है, ये दो के दोनों क्या है, रियल नंबर है। आई क्या है, तो आई एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, तो हमेशा ये देखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। क्लियर है क्या? तो जेड भैया क्या है यहाँ पे, जेड ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है क्या? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्मेट में दिखाएंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में दिखाएंगे, जहां पे ए और बी क्या होगा, हमारा दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेगा, आई हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम बताएंगे, हम यहाँ पे क्यों हैं। चलो अब ये ध्यान देना जरा कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूं तो इसमें दो पार्ट है, एक ए है एक आई बी है क्या? बिल्कुल। तो इसमें देखो ए के साथ कुछ भी इमेजिनरी टाइप का नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या ये इसका रियल पार्ट है? बिल्कुल। तो भैया अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे आर ई ब्रैकेट में जेड। ये होगा क्या, तो ये होगा सर ए। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह अगर मैं आईबी वाला टर्म देखूं तो इसमें सर इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन पूछ दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको कैसे दिखाएंगे, तो आई एम ब्रैकेट में जेड इज इक्वल टू कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, तो सर बी है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। जहां पे ये जेड है क्या, तो जेड और कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, जहां भी कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हो, जहां पे a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, i हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो, तो वैसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर कोई पूछ दे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो सर a है जिसके साथ i नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है, तो सर वो वाला पार्ट जिसके साथ i है, यानी कि b। तो b हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहां पे बताया गया जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बेसिकली और कुछ नहीं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। क्लियर है क्या? ये जो आई है, आई का रिलेशन हमें बता दिया गया है कि आई स्क्वायर जो होगा सर वो हमेशा -1 होगा। क्लियर है? लिख लो इसको कि आई स्क्वायर -1 होगा। जल्दी से उतारो इसको, उतार लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि दो रियल नंबर ले लो, दो रियल नंबर सर 2 और 3, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है सर। अगर मैं कह रहा हूं दो रियल नंबर ले लो, सपोज करो 2 और 2, क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है सर। तो वैसे ही अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, ध्यान देना, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, सपोज करो Z1 और सपोज करो Z2। क्लियर है? तो Z1 जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो मैं इसको a प्लस आई बी से दिखा रहा हूं और Z2 को मैं दिखा रहा हूं C प्लस आई डी से, कोई दिक्कत नहीं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं कहूं कि भाई मेरे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है, ठीक है, तो इससे तुम क्या बता सकते हो? सर अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो इससे हम ये बता सकते हैं कि है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए सर, तभी रियल पार्ट वाला बराबर होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, तभी मैं कंबाइंड करके किसी नंबर को कह सकता हूं कि हाँ सर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर? तो मेरे भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए हुए हैं तो रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के साथ बराबर हो जाओ और इमेजिनरी पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट के साथ बराबर होगा, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। वाइस वर्सा बोले तो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और उसमें कहा है कि दोनों रियल पार्ट आपस में बराबर हैं, दोनों इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हैं, तो भैया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपस में बराबर होंगे। क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब एक जरा सवाल करके बताओ मेरे को, एक सवाल दिया हुआ है आप ही के एनसीईआरटी में, जरा उसको देखते हैं और उसको जरा बताने की कोशिश करते हैं। सवाल दिया हुआ है भाई मेरे, लिख ही देते हैं। सवाल दिया हुआ है 4x प्लस, एक सेकंड, चलो सवाल दिया हुआ है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई
-6 बोल रहा है जहां पे x और y दोनों रियल नंबर हैं, x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, और इन्हीं की वैल्यू पूछ रही है। क्वेश्चन इन्हीं की वैल्यू पूछ रही है कि भैया बता दो मेरे को कि x और y की वैल्यू क्या रही होगी। तो बताओ भैया कैसे बताएंगे, है क्या कोई तरीका? बताएं। सर करना ही कुछ नहीं है, रियल पार्ट वाला जो होगा वो रियल पार्ट के साथ बराबर होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं। तो भैया पुट कर दो। सर ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो पुट कर दो। तो 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो क्या x की वैल्यू आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा उसी तरह इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, बिल्कुल सर, तो वो भी पुट कर दो। तो 3x माइनस वाई इजिकल टू -6 होगा। इस माइनस वाई को उधर भेज दो क्योंकि y की वैल्यू चाहिए। तो 3x प्लस 6 इजिकल टू y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4, तो पुट कर दो 3/4 प्लस 6 इजिकल टू y। अब मेरे भाई ये क्या हो गया, ये हो गया सर 9/4 और ये प्लस 6 इजिकल टू y। एलसीएम ले ले 4 का, ले लीजिए सर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 4 24 इजिकल टू y। 24 प्लस 10 करते तो 34, तो एक कम कर देंगे तो 33, 33/4। तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी क्या भाई, 33/4। क्या क्लियर है? तो क्या ऐसे मैं कंपेयर करके क्या x और y की वैल्यू नहीं बता सकता था? बहुत आसान है सर, ये सब तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है सर, बस खाली नाम का कॉम्प्लेक्स है। हाँ बस खाली नाम का ही कॉम्प्लेक्स है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब एनसीईआरटी के, अब जो एग्जांपल्स वगैरह करेंगे एनसीईआरटी का ही करते रहेंगे, ताकि आपको क्या हो, डाउट वगैरह जल्दी आए ही ना। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी लगाना है भाई, और अगर एनसीईआरटी लगाना है तो एनसीईआरटी हम यहीं पे लगवा देंगे, तो डाउट आएगा कहाँ से? कोई दूसरी बुक लगाओगे तो डाउट आएगा, अगर डाउट आएगा तो भैया भेज देना, उसको भी करके बता देंगे। हैं? वो भी डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे का भी पढ़ेंगे हम लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लियो ना, उधर का भी ले लो जल्दी से। चलो अब जरा क्या करते हैं, कुछ इनके अलजेब्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा क्या होता है सर अभी? अरे भैया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पढ़ लें हैं। एडिशन वगैरह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना। हाँ तो भैया देख लेते हैं, पहले प्रॉपर्टीज देख लें। चलो आ जाओ। देखो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई कि सर हमने अभी बोला था क्या कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है तो आप पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ आई पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आई। ठीक है आई स्क्वायर -1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि i⁴ कितना हो जाएगा सर, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है सर। क्लियर? इसमें मैं अगर i मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी i हो जाएगा। तो i के पावर 5 कितना हो गया सर, i हो गया सर। इसमें मैं फिर से i अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा सर, i इंटू आई, यानी कि i स्क्वायर, यानी कि -1 हो जाएगा सर। अच्छा ये क्या था, ये i के पावर 6 था। क्लियर है? अच्छा i के पावर 6 था, अगर मैं i के पावर 6 में फिर से i का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -1 इंटू क्या हो जाएगा सर, ये फिर से i हो जाएगा सर। यानी कि i के पावर 7 की वैल्यू क्या आ गई सर, ये -i आ गई सर। क्लियर है क्या? अच्छा इसमें मैं फिर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं i के पावर 7 इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये -i इंटू आई हो जाएगा सर, यानी कि -i स्क्वायर हो जाएगा सर, यानी कि माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि i के पावर 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, ऐसे ही चलते जाएगा सर। हाँ तो हम कितना चलाएंगे, हम थोड़ी इतना चलाएंगे। अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे सर, तो देखते हैं मेरे भाई। देखो i के पावर 4 था तो वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। i के पावर 4 के साथ एक और जुड़ गया तो ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था सर i के पावर 5 जो आ रहा था वो i आ रहा था। अगर मैं i के पावर 6 का बात करूं तो वो -1 आ रहा था। i के पावर 7 का बात करूं तो ये कितना आ रहा था, -i आ रहा था। फिर i के पावर 8 का बात करूं तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। सर ये दोनों तो बराबर आ गए सर। तो मेरे भाई अब ऐसे ही क्या होगा, सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करती जाएगी। मतलब जो अगला पार्ट i⁴ में निकालूंगा वो और कुछ नहीं आएगा, वो यही आएगा मेरे भाई, i आएगा। क्लियर? अच्छा
तो इससे कहना क्या चाहते हैं, इससे हम ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि अगर कहीं भी i के पावर 4n के टर्म्स में हो, 4n के टर्म्स में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे n क्या हो सकता है सर, सर n की वैल्यू जो इच्छा वो आप रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, जो इच्छा वो रख लो सर। और बताओ कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं i के पावर 4n+1 रख दो, 4n+1, तो उस केस में सर ये वाला आएगा, यानी कि क्या आएगा, वैल्यू आएगा सर मेरा i आएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे i के पावर 4n+2 रख दो, 4n+2 रख दो, तो सर ये i के पावर 6 वाला आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा मेरा, -1। क्लियर। अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई i के पावर 4n+3 रख दो, तो क्या आएगा मेरे भाई, तो सर इसके अगला वाला आएगा, यानी कि -i आएगा। अगर मैं i की पावर 4n+4 रख दूं सर, तो फिर तो वो यही रिपीट कर जाएगा है। अच्छा, तो छोड़ दो मेरे भाई, मतलब यही होना चाहिए, हाँ सर यही होना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखो मेरे भाई कि अगर मैं अभी इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या सही निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई i के पावर n की वैल्यू 0 रख दो, तो i की पावर 0, समथिंग की पावर 0 को तो हमेशा 1 ही आएगा सर। i की वैल्यू 1 रख दो, तो i की पावर 4 क्या आ रहा था, 1 आ रहा था सर। 2 रख दो, i के पावर 8, i की पावर 8 1 आ रहा था सर। तो यानी कि ये तो सही है सर। क्लियर है। i की पावर 4n+1, तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं i के पावर 4n इंटू 1, सॉरी इंटू i के पावर 1, तभी तो 4n+1 हुआ होगा। बिल्कुल सर, बेस सेम होगा, पावर ऐसे होगा तभी तो ऐड हुआ होगा। तो मेरे भाई i के पावर 4n की वैल्यू हमेशा बना रही, i के पावर 1 है तो वो i ही रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, i आ जाएगी। वैसे ही 4n+2 का निकाल लेंगे और वैसे ही 4n+3 का निकाल लेंगे। क्लियर है। तो सबकी वैल्यू ऐसे कुछ ना कुछ आ जाएगी। अब ये बताओ मेरे भाई, ये तो हो गया कि अगर मैं कह रहा हूं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अच्छा, अगर मैं कोई इंटीजर्स रख रहा हूं, कोई भी इंटीजर, सपोज करो कि अगर मैं n की वैल्यू सपोज करो मैं -1 रख रहा हूं, -1, n की वैल्यू -1 रख रहा हूं, तो i के पावर -4, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/i के पावर 4 हो जाएगा क्या। तो 1/i के पावर 4 भी क्या होगा सर, ये भी तो 1 ही होगा। बिल्कुल सर, ये भी वही होगा। तो मेरे भाई एक काम करो, जरा i की वैल्यू -2 पुट करके देखो, -2। तो अगर -2 पुट करोगे, n की वैल्यू -2 पुट करो, तो i के पावर मैं कुछ वैल्यू आपको दे दे रहा हूँ। सपोज करो i के पावर वो दिया हुआ है, सपोज करो 4n के टर्म में या फिर 4n+1 के टर्म में दिया हुआ है कुछ, ठीक है। n की वैल्यू इसमें 2 पुट करो, तो यह जाएगा i -8+1, तो यह जाएगा i के पावर -7, यानी 1/i के पावर 7, यानी कि 1/i टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर इंटू i, यही होगा। अच्छा, इजिकल टू क्या जाएगा, i के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये i होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/-i। अच्छा, 1/-i, तो एक काम करो मेरे भाई, इसको रैशनलाइज कर दो i से, तो ये i ऊपर हो गया, नीचे आ गया -i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1, तो माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो i के पावर 4n+1, i के पावर 4n+1 क्या आ गया सर, i के पावर 4n+1 क्या आ गया सर, i आ गया। क्या i की पावर 4n+1 हमेशा i आ रहा था, हाँ सर i तो आ रहा था। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि होल नंबर ही पुट कर सकते हैं, हम कोई भी इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। क्लियर है क्या, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकती है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात क्लियर है क्या, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकती है। चलो एक सवाल करें क्या इसी बात पे, हैं, चलो एक सवाल कर लेते हैं। सवाल दिया हुआ है मेरे भाई, चलो सवाल निकाल लो जरा मेरे भाई। i के पावर -39 बोल रहा है कि क्वेश्चन
एक्सरसाइज का है, आई के पावर -39 वैल्यू निकालनी है। आई के पावर -39 इसकी वैल्यू चाहिए। सर ये तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो मेरे भाई, इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, 1/i के पावर क्या कर देंगे 39 कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा सर 1/i के पावर हमको 4 के टर्म्स में चाहिए, तो भैया 4 9 जा 36 और प्लस i के पावर इंटू 36 और प्लस 3 कर देंगे क्या? तभी तो 36 प्लस 3 तो 39 आएगा। बिल्कुल सर। अब ये i के पावर 4n, i के पावर 4n, सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, i के पावर 4n 1 होता है, बहुत सही। तो हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब को लिख दिया i स्क्वायर इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा i स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई। अच्छा फिर i से ऊपर i से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा i और बाई इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -i स्क्वायर, यानी कि i बाई माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा i। आएगा क्या? बिल्कुल सर आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। अच्छा अगर ऐसे ही कुछ आएगा तो क्या इतना करने का जरूरत था? ये सोचो, क्या इतना करने का जरूरत था? नहीं सर इतना करने का जरूरत नहीं था। अब सर तो किया गया, तो भैया बताने के लिए किया कि देखो ऐसे आंसर आ सकता है। आप कैसे करोगे? ये जो प्रॉपर्टीज बताई है किस लिए बताई है, इसको यूज करो ना मेरे भाई। आई के पावर -39 को अगर मेरे को लिखना हो तो क्या मैं इसको आई के पावर और इसको मैं क्या -4 इंटू -10 प्लस 1 नहीं लिख सकता? ध्यान से देखो, आई के पावर 4n प्लस 1, आई के पावर 4n प्लस 1 क्या इस टर्म में दिख नहीं रहा था? अगर दिख रहा था तो मेरे भाई आई के पावर क्या आना चाहिए आंसर 1, तो क्या आई ही आंसर आ रहा था? तो मेरे भाई सॉल्व थोड़ी करना था, इसको डायरेक्टली कह देना था कि भैया आई मेरा आंसर होगा। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा अब सर इसको याद कैसे करें? 1i -1 बड़ा आसान है। देखो i की पावर 4n, तो याद करो पावर 4n है तो n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इतना तो याद है ही है। तो n की वैल्यू जैसे मैं 0 रखूंगा तो वैल्यू मेरा 1 आएगा। किसी के भी पावर 0 1 होता है तो 4n वाला तो हमेशा 1 आएगा, ये तो याद हो गया सर। 4n प्लस 1 तो i के पावर 1 कर देना, i के पावर 1 i होता है सर। 4n प्लस 2 i के पावर 2 कर देना सर, i स्क्वायर -1 होता है सर। i के पावर 3 सर i स्क्वायर इंटू आई होता है, i स्क्वायर -1 होता है, तो यानी कि इसका आंसर -i आएगा सर। क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर और कुछ क्वेश्चंस वगैरह आगे करते हैं हम लोग। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े फिर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जरा सा अलजेब्रा देख लेते हैं। अलजेब्रा प्रॉपर्टीज ऑफ आई तो पढ़ लिए, जरा अलजेब्रा देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? तो वही भाई जो अभी पढ़ने वाले थे हम लोग, बट नहीं पढ़े। पहले हम लोग आई की प्रॉपर्टीज ही पढ़ लिए हैं। वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की कैसे दो नंबर्स को तो ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, ये सब आता था। अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे तो कैसे करेंगे सर? तो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। अभी तुरंत हम लोग सीख जाएंगे, इतना आसान काम है। ठीक है, तो ध्यान दो और सीख लो और फिर सवाल वगैरह लगाते रहो बड़े आराम से। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। चलो भाई, चलो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला एडिशन। एडिशन का देख लेते हैं भाई, कौन कौन सा प्रॉपर्टी ये दिखाएगा। पहला देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसको समझते भी जाएंगे ये सब प्रॉपर्टीज कहती क्या है, क्योंकि चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, सबके लिए ये प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है मेरे भाई कि अगर कोई दो चीज हमने लिया है, ठीक है, दो चीज अगर सपोज कर लो रियल नंबर लिया है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके भी, अगर एडिशन है तो इन दोनों को मिलाकर, अगर ऐड है तो ऐड करके भी रियल नंबर आना चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि यहां अगर मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना हो अंडर एडिशन, तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई इफ Z1
कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। Therefore, it is closed under addition। ये सब क्लास 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे भाई कोई भी एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर एडिशन प्रॉपर्टी शो करना है क्लोजर का, तो भाई Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, और अगर Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरे भाई इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़े, क्या बात समझ में आ रही है? हैं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कुछ नहीं कहता है, ये कंडीशन तो सेम आएगा यहां पे भी कि इफ Z1 बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। पहले इसको ऐड करके बाद में इसको ऐड करें, या पहले इसको ऐड करके बाद में इसको ऐड करें, अगर दोनों सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों को मिला के वही चीज देना चाहिए जो दोनों इंडिविजुअली थे। कम्यूटेटिव इसको ऐड करें चाहे इसको ऐड करें, दोनों बराबर आने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है मेरे भाई? ये भी बड़ा आसान है सर। जो ये चीज है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फिर से यहां पे लिखना होगा, ठीक है। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कह रहा है कि एंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें, या फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करें। यहां पे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर ये भी शो कर रहा है पहले Z1 को ऐड करके Z2 प्लस Z3 करें, या पहले Z1 प्लस Z2 करके बाद में Z3 ऐड करें, ठीक है। अगर ये दोनों भी बराबर हैं तो कह देंगे देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। क्लियर है क्या? चलो क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आगे आ जाओ। एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मेरे भाई? तो याद करो, एडिटिव आइडेंटिटी सर कोई ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर पे ऐड करने पे उसकी आइडेंटिटी ना बदले, वैसे नंबर को क्या कहते थे? एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं क्या कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें मैं कोई एक नंबर ऐड करूंगा जिससे कि Z1 अपनी आइडेंटिटी को नहीं चेंज करेगा, यानी Z1 ही रह जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, 0 ऐड करना चाहिए। तो 0 ही क्या हो जाएगा सर? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो देखो मेरे भाई, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया है तो इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 हमें दे दे। तो जाहिर सी बात है सर, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव वाला हम ऐड कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ Z1 ही क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। किसका? Z1 का। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिए क्या? तो
तो यहां से ये मेरे को बताओ भाई कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सपोज करो 3+4i, 3+4i, पूछ रहा है इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। एडिटिव आइडेंटिटी बता सकते हैं क्या? बहुत सही, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अच्छा, यही चीज अगर मैं कह दूं मेरे भाई 3+4i दिया हुआ है और इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं क्या? ये देखो, ये महाराज कह रहे हैं 3-4i। अरे भैया, माइनस ऑफ Z1, माइनस ऑफ Z1 यानी कि माइनस ऑफ पूरे का माइनस, यानी कि सर ये भी माइनस, ये भी माइनस, केवल बीच वाला थोड़ी माइनस होगा, ये पूरा माइनस ऐड करेंगे इसमें, तभी तो दोनों कटेंगे मेरे भाई। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका नेगेटिव निकाल देंगे। नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एज इट्स एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए क्या? चलो आगे बढ़े फिर। बोर्ड शाइन वगैरह तो नहीं कर रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर मेरे भाई। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। अच्छा ये बता दो मेरे भाई, अब जैसे ये हम लोग देख लिए, अब ये भी सीख लेते हैं कि एडिशन करते कैसे हैं। जैसे एडिशन प्रॉपर्टी सीख तो लिए, अब एडिशन करके भी देख लेते हैं। अगर मेरे भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सपोज करो Z1 दिया है 3+4i, Z2 दिया है 2+6i। आपसे कह रहा है कि भैया Z1 + Z2 निकालो। कैसे निकालेंगे? तो देखो मेरे भाई ध्यान से देखना कि रियल पार्ट वाला रियल पार्ट से ही जुड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट से ही जुड़ेगा। ये बात एकदम गांठ बांध लो, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करते टाइम रियल पार्ट वाले से ही जुड़ेगा या घटेगा, इमेजिनरी पार्ट वाले से ही जुड़ेगा या घटेगा। मल्टीप्लाई करते समय तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, जैसे कि स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन करते समय भी पूरा होगा, लेकिन मेरे भाई अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो रियल वाला रियल वाले के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले के साथ। तो अगर मेरे को Z1 + Z2 चाहिए तो बता सकते हो भाई क्या होगा? बिल्कुल 3+2 क्या आ जाएगा? 5, और +6+4 क्या आ जाएगा? 10i। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? Z1 + Z2 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो कर लेंगे, एडिशन तो कर लेंगे सर। चलो मेरे भाई तो एक काम करते हैं, अब जरा सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और कह रहा है मेरे भाई कि Z1 - Z2 निकालो, Z1 - Z2 निकालो। तो ये है क्या? ये और कुछ नहीं, ये यही कह रहा है कि सर Z1 में माइनस ऑफ Z2 को क्या करो? ऐड कर दो। बात समझ में आ रही क्या? क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सर, ये दोनों क्या है? एकदम सेम टू सेम। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई Z1 तुम्हें दिया हुआ है क्या? 3+5i, Z2 दिया हुआ है 5 - 3i, और क्या कह रहा है? Z1 - Z2 निकालो। तो क्या Z1 - Z2 निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, रियल पार्ट वाले में से रियल पार्ट वाला घटाएंगे, यानी कि 3 - 5, 3 - 5 -2। अच्छा, 5 में से -3 घटाएंगे, यानी कि +8i। क्या क्लियर है? अरे मेरे भाई इसको करना है 3 - 5, और प्लस इसको क्या करना है? इसको करना है 5 - 3i। तो यही तो देगा -2 + 8i। क्लियर है ना? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या इसके लिए अपने से देख लोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब? देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी एडिटिव इनवर्स नहीं होता है, कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, नाम से एडिशन बता रहा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स वगैरह इसमें नहीं होगा। बस खाली आपको चेक करना है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, बस। ठीक है, क्लोजर तो होगा, कम्यूटेटिव का आप देख ही रहोगे। Z1 - Z2 करो या Z2 - Z1 करो, क्या दोनों बराबर होंगे? भैया माइनस है, कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? चलो करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं फिर, मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। चलो भाई, मल्टीप्लिकेशन। चलो
पहला क्या फिर से, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो भैया Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भैया अगर मैं Z1 इंटू Z2 करूं तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो अगर ये आएगा देयरफॉर क्लोज्ड अंडर, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? चलो कॉम्यूटेटिव बताओ मेरे भाई, आएगा ना? Z1 इंटू Z2 करें तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? हाँ आएगा, तो ये भी आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलो कॉम्यूटेटिव बताओ भाई, कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी तो पढ़े थे एडिशन के लिए, बस वही चीज क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन में लगा दो। यानी कि अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एंड मेरे भाई Z1 इंटू Z2 इजिकल टू Z2 इंटू Z1 आए तो क्या हो जाएगा भैया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। देयरफॉर कॉम्यूटेटिव अंडर, बहुत सही, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है क्या? चलो अगला क्या था मेरे भाई? अगला था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है सर? फिर से यही सर, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करें या फिर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करें। बात हमारा क्या, दोनों सेम है सर, दोनों सेम ही होने चाहिए। अगर दोनों बराबर है मेरे भाई तो देयरफॉर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है क्या? चलो अब उसी तरह मेरे भाई इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या भैया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि सर अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी आइडेंटिटी ना बदले। तो जाहिर सी बात है सर, इसमें 1 मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेगा। तो 1 ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? चलो अगला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है भैया? वैसे ही है भैया जैसे एडिटिव इनवर्स पढ़े थे। क्या कहता है कि भैया अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आ जाए। 0 तो आएगा नहीं सर, अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगा तभी 0 आएगा, तो 0 नहीं लेना है। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि भैया इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 1 आंसर आए। तो सर जाहिर सी बात है ये 1/Z1 होगा। क्लियर है क्या? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/Z1 हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है सर? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। क्लियर है? चलो एक और देख लो मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एकदम है। तो भैया यही तो होता है कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 अगर करना है तो ये Z1 इंटू Z2 और प्लस Z1 इंटू Z3 हो जाता है, या फिर Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 करना है तो ये Z1 इंटू Z3 और प्लस Z2 इंटू Z3 हो जाता है। हो जाता है क्या मेरे भाई? तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो भैया मेरे इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर सवाल वगैरह देखते हैं हम लोग। जल्दी लो, समझ में तो आ रहा है? हाँ बहुत हलवा, कुछ नहीं है इन सब में। चलो ले लिया? चलो तो जरा अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लेते हैं। सर ये मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है तब ना, चलो करके भी देख लेते हैं मेरे भाई।
चिंता मत करो, बाद में ये मत कहना कि अरे सर मल्टीप्लिकेशन बता दिया, करते कैसे मल्टीप्लिकेशन, तो करके देख लेते हैं मेरे भाई, इतना कहाँ टेंशन लेते हो। चलो कुछ मल्टीप्लिकेशन करके भी देख ही लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का ही कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, उन्हीं को पटक के सॉल्व कर लेते हैं, अपना भी काम हो जाएगा, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ जाएंगे, दोनों काम साथ के साथ हो जाएगा। तो चलो देखते हैं मेरे भाई, लाइए भैया कुछ सवाल पेश किया जाए बच्चों के सामने। तो भैया यहाँ पे सवाल जो है आपका, चलिए लिखिए। सवाल दिया हुआ है कुछ ऐसा, सवाल दिया हुआ है भाई, कहाँ है, हाँ यहाँ है, लो। अरे भैया कहाँ चले जा रहे हो, चलो लिखो लिखो लिखो, ऐसे ही लिख लो। चलो दिया हुआ है कि भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 जो है वो 2 + i दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है वो 1 - i दिया हुआ है, और कह रहा है Z1 × Z2 निकालो। तो चलो मेरे भाई Z1 × Z2 निकाल के बता देते हैं। चलो Z1 क्या है मेरे भाई, 2 + i है, Z2 क्या है मेरे भाई, 1 - i है। सॉल्व कर दो इसको मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो 2 × 1 = 2, 2 - i यानी कि -2i, इंटू करना है ना सब, ठीक है। i × 1 + i, i × -i -i², हो जाएगा 2 - 2i + i -i², i² की वैल्यू -1 होती है, तो हो जाएगा 2 - 2i + i -i -1 + 1 तो हो जाएगा 3 - i। यही हमारा क्या हो जाएगा, Z1 × Z2 हो जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई भी कर लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाई भी कर लोगे ऐसे ही। तो जरा आप एक काम करते हैं, डिवीजन भी सीख लेते हैं, डिवीजन भी सीख लेते हैं। तो देखो डिवीजन कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, इन्हीं को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। Z1 सेम 2 + i, Z2 क्या है 1 - i, निकालना क्या है मेरे भाई, Z1/Z2। चलो भाई देखते हैं कैसे डिवीजन निकालते हैं। तो देखो Z1/Z2 अगर निकालना है तो Z1/Z2 जो होगा सर वो 2 + i/1 - i होगा। सर अब ये नीचे अगर मेरा कोई नंबर आ जाए ना, कोई नंबर, तो मेरा काम बन जाए, मैं डिवाइड कर दूंगा और मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब इसको मैं नंबर में लाऊं कैसे, रियल नंबर में, तो बस खाली इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट होता क्या है, तो कंजुगेट देखो पढ़े नहीं, कंजुगेट अभी बता देते हैं। देखो कहीं भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z, तो ये अगर मान लो a + i भी दिया हुआ है, तो Z बार जो होता है वो कंजुगेट कहलाता है, कंजुगेट ऑफ Z। ये कंजुगेट होता क्या है, तो ये a - i भी होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन बस खाली चेंज हो जाता है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो इसके कंजुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भैया मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे दोनों करना होगा, भैया रेशियो सेम रखना है तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, तो पढ़ते आ रहे हो, अच्छा पढ़ते आ रहे हो, तो भैया एक काम करो, अब करके देखो। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 + i 1 + i, नीचे क्या आ गया सर a - b a + b का फॉर्मूला लगा दे क्या, तो ये हो जाएगा सर a² और -b²। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2 + 2 × i 2i + i × 1 i + i² बाई, ये हो जाएगा सर 1 - i² की वैल्यू -1। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 2 + 3i i² की वैल्यू -1 बाई 1 + 1 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा सर, 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 1 + 3i/2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और प्लस 3/2i। तो क्या ये मेरा डिवाइड होके एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो क्या मेरे भाई आज के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कर लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, बड़े आराम से कर लेंगे सर। अच्छा बड़े आराम से कर लोगे, तो अब ये देख लो मेरे भाई कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है a + ib के फॉर्मेट में, तो इसका जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो और कुछ नहीं Z बार से डिनोट करते हैं, और इस Z बार की जो वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं a - ib हो जाती है। क्लियर है क्या, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन ही चेंज हो जाता है। क्या क्लियर है, क्या कर पाओगे, कर लोगे ना। अच्छा और कुछ तो इसमें नहीं छूटा पहले वाले एक्सरसाइज में,
पावर वगैरह हो गया, अलजेब्रा, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हो गया, ठीक है। पावर ऑफ आई हो गया, स्क्वायर रूट अभी बचा है, आइडेंटिटी बचा है। चलो भैया आगे पढ़ लेते हैं। जब ये भी पढ़ लिए, कॉन्जुगेट पढ़ लिए, तो जरा मॉड्यूलस ऑफ जेड पढ़ लो मेरे भाई। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड के लिए तो भैया आपको ग्राफ बताना होगा हमें, तब तो काम बनेगा। कोई बात नहीं, आपके लिए वो भी कर देते हैं। चलो देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो मेरे भाई। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरे भाई, अगर इसको कोई कहे कि इसको डिनोट करो किसी प्लेन पे, तो कार्टेशियन प्लेन पे क्या इसको डिनोट कर पाओगे? नॉट पॉसिबल सर। तो ये जो डिनोट करेंगे बेसिकली आर्गेंट प्लेन पे करते हैं, ठीक है। एक आर्गेंट प्लेन आएगा, उस पे आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली डिनोट कर सकते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्गेंट प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें प्लॉट करना होगा तो मैं उसे आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट कर सकता हूं। अभी सर आर्गेंट प्लेन होता क्या है? तो देखो कुछ खास नहीं है, जैसे कार्टेशियन प्लेन था वैसे ही है। बस जो एक्स एक्सिस है ये हमेशा रियल पार्ट को डिनोट करेगा, मतलब रियल पार्ट वाला एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो वाई एक्सिस है ये हमेशा इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट वाला वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। क्लियर है क्या? जैसे कि देखो मेरे भाई, अगर कोई कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, इसको डिनोट करो, तो मेरे भाई रियल पार्ट क्या है? 3 है क्या? तो बस जरा इस पे नंबरिंग कर दो, 0 है, 1 2 3 4 5 6, अरे 5 6 कहाँ चल दिए यार? हाँ 1 से ना, हाँ 1 2 3 4 5। तो देखो 3 + 2i है, तो मेरे भाई आर्गेंट प्लेन ये कहता है कि कोई भी इस पे पॉइंट जो प्लॉट करोगे वो जाहिर सी बात है एक्स और वाई के फॉर्मेट में होगा। एक्स क्या होगा? रियल पार्ट होगा, वाई क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो भैया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट अगर मेरे को प्लॉट करना हो तो क्या ये पॉइंट है? हाँ सर ये पॉइंट है। कहाँ प्लॉट होगा? तो भैया एक्स पे चलना है 3, एक्स पे चल दिए 3, वाई पे चलना है 2, वाई पे चल दिए 2, तो ये सर कहीं यहां आएगा, ये यही हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अच्छा अब ये बताओ मेरे भाई कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्यान देना, अगर कोई कह दे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस ऑफ जेड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये और कुछ नहीं होता है मेरे भाई। सपोज करो कि अगर ये ए है, इसको मैं ए नाम दे दिया, तो ये और कुछ नहीं, ये ओ ए डिस्टेंस होता है। क्लियर है? ओ ए डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? अरे सर डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये और कुछ नहीं, ये हो जाएगा रूट में ए, अगर मान लो ये 3 है तो ये हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ गए? चलो तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड निकाल लेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेंगे, 2 का 2 हो जाएगा। चलो तो ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं कह दूं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib के फॉर्मेट में, तो इसका मेरे को मॉड्यूलस ऑफ जेड बता सकते हो क्या? सर ये और कुछ नहीं, √a² + b² होगा। आई शाबाश। मैं कह रहा हूं भैया अगर ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या मेरे को कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बता सकते हो क्या? सर ये भी कुछ नहीं, ये भी तो वही होगा, a² + b²। अरे क्या बात है सर, ये भी तो वही होगा। हाँ सर ये भी वही होगा। ये क्या हो गया सर? अरे मेरे भाई जो मॉड्यूलस वाला है वो और कुछ नहीं, वो कहीं यहां आ रहा होगा। बात समझ में आ रही? तो भैया मॉड्यूलस दोनों का, यानी दोनों का लेंथ बराबर होगा, ठीक है। बस खाली ये अगर प्लस था, ये माइनस आ गया, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। समझ में आ रहा है? वैसे ही आर्गेंट प्लेन में भी ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालो चाहे मॉड्यूलस ऑफ जेड बार निकालो, वो तो सेम है। क्लियर है क्या? अच्छा तो अगर मैं कह दूं कि z × z बार करो, तो भैया z क्या था? a + ib। z बार क्या था? a - ib। तो क्या ये मेरे भाई x + y x - y दिख रहा है? क्या इसमें प्रॉपर्टी लगा दे x² - y² की, तो हो जाएगा a² - ib का स्क्वायर। तो हो जाएगा सर a² - i² b²। i² की वैल्यू होती है -1, तो a² - -1 b²। तो हो जाएगा सर a² + b²। ये क्या आ गया सर? अरे मेरे भाई तो क्या यहाँ से कह सकते हो z × z बार जो होगा वो और कुछ नहीं, mod z का स्क्वायर होगा। अरे शाबाश, क्या बात है सर। क्या आया?
कि z इंटू जेड बार जो होगा वो मॉड z का हमेशा स्क्वायर होगा। क्लियर? चलो जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से इसको उतार लो। उतार लिए क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, जल्दी लो, जल्दी लो। ले लिए? चलो तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जरा उसको भी पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो भैया पहला एक्सरसाइज तो बड़े आसान से तुम लोग लगा लोगे और बेसिक चीजें भी खत्म हो जाएंगी, तो आगे की चीजें समझने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टीज जरा देख लेते हैं कुछ। कहाँ गया भैया अपना डस्टर? यही अपना काम चलाऊ डस्टर है। चलो कोई नहीं, देखो भैया प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं। बोर्ड वोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा है मेरे भाई? आ तो रहा है सब? बोर्ड भी गंदा हो गया पूरा। हाँ दिख तो रहा है मेरे भाई। चलो ठीक है। अरे क्या करें भाई, एकदम मतलब बड़ा परेशानी हो गया है। रिकॉर्ड करने के लिए जो माइक यूज़ करते हैं वो टैब में तो लग जा रहा है, बट माइक जो है वो फ़ोन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। फ़ोन ऐसे ही रखा हुआ है, और ये जो रखा हुआ है, अब इसको रखने के लिए अपने पास स्टैंड नहीं है। टैब को रखने के लिए अपने पास एक स्टैंड है ये, तो भैया इसमें टैब अब फंसाएं कैसे? इसमें टैब फंसेगा नहीं, तो थोड़ा जुगाड़ करके रखा हुआ है। देखते हैं माइक कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, तो क्या पढ़ना था भैया? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ चलो भैया, प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो देखो भैया, प्रॉपर्टी पहला कहता है कि z1 प्लस z2 का अगर स्क्वायर है तो ये और कुछ नहीं, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर होगा। सर ये कैसे होगा, जरा आप बताएंगे क्या? अरे भाई बिना कहे बताएंगे। देखो अगर ये z1 प्लस z2 का स्क्वायर है मेरे भाई, तो क्या ये z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 यही रहा होगा? बिल्कुल। तो मेरे भाई इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा तो z1 क्या हो जाएगा? z1 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस z1 z2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस z2 z1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस z2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। क्या यही नहीं आ गया? तो मेरे भाई जो जो प्रॉपर्टीज या एलजेब्रा के जो हम लोग फॉर्मूला वगैरह डिराइव किए थे नंबर्स के लिए, बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी फॉलो करता रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा सर, अगर ये z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये और कुछ नहीं, z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तीसरा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर अगर आ गया तो ये और कुछ नहीं, z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 हो जाएगा। सर z1 प्लस z2 का होल क्यूब अगर आ जाए तो z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 इंटू z2 स्क्वायर। अच्छा, और अगर z1 माइनस z2 का होल क्यूब आ जाए, z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 इंटू z2 स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए क्या? ले लिए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बढ़े आगे मेरे भाई। चलो देखो मेरे भाई, छठा क्या कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 निकालें, या फिर मॉड्यूलस ऑफ z1 निकाल के बाद में मॉड्यूलस ऑफ z2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही? सेम ऐसे ही मेरे भाई, चाहे z1 बाई z2 निकाल के मॉड्यूलस निकालो, चाहे मॉड्यूलस ऑफ z1 निकाल के मॉड्यूलस ऑफ z2 से डिवाइड कर दो, दोनों ये भी क्या होंगे? सेम होंगे। जल्दी उतारो। क्लियर है क्या? चलो जल्दी उतारो इसको।
आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मेरे भाई, चाहे Z1 प्लस Z2 का बार निकालो, चाहे Z1 बार निकाल के प्लस Z2 का बार निकालो, सेम होगा, या फिर इसके बीच में अगर माइनस हो तो भी सेम होगा। क्लियर है क्या? Z1 बाई Z2 निकाल के बार लगाओ, या फिर Z1 पे बार निकाल के Z2 पे बार निकाल के तब डिवाइड करो, ये भी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जल्दी लिखो, लिख लिए क्या है? अच्छा एक और बच गया है आखिरी, क्या बचा है मेरे भाई? तो Z1 इंटू Z2 निकाल के कॉन्जुगेट करो, या Z1 का कॉन्जुगेट निकाल के Z2 का कॉन्जुगेट निकाल दो, ये भी दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका अगर आप लोगों को प्रूफ करना है मेरे भाई, बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं, अपने से कर लेना, ठीक है? Z1 की वैल्यू कुछ भी ले लो, a प्लस आई बी, तो Z1 बार क्या आ जाएगा? a माइनस आई बी, ठीक है? अच्छा Z2 की वैल्यू कुछ भी ले लो, c प्लस आई डी, तो Z2 बार क्या आ जाएगा? c माइनस आई डी। बस ये वैल्यूज लेके आप अपने आप से पुट करके देख लेना, आ जाएगा। क्लियर है? निकाल लोगे? चलो तो भैया देखो, यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट थे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले एक्सरसाइज के, वो सारे तो हो चुके हैं क्लियर। बचे आपके एक्सरसाइजेस, तो एक अगला वीडियो ले आएंगे जिसमें एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे, काम खत्म करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ लेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने से सवाल वगैरह लगाइए, हमारे हिसाब से तो पूरा सवाल लग जाना चाहिए, कुछ बचना तो नहीं चाहिए। अगर फिर भी बच जाता है तो देख लेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।